पिछले वीडियो में जो हमने बेकेलाइट पढ़ा था, तो एक क्वेश्चन ये आता है बेकेलाइट के मोनोमर्स कौन से हैं। तो मोनोमर्स इसमें दो हैं, एक तो फिनॉल और दूसरा ये कंपाउंड कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। तो क्वेश्चन आता है कि नेम द मोनोमर्स प्रेजेंट इन बेकेलाइट, तो आप लिखेंगे फिनॉल एज वेल एज फॉर्मेल्डिहाइड। ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। ये नेक्स्ट पॉलीमर है। मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है दो मोनोमर्स के कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप। उनमें एक है मेलामीन। मेलामीन क्या होता है, आप क्या करिएगा, मेलामीन के की अगर बात करें, इसके स्ट्रक्चर को जानने के लिए आप क्या करो, आप बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ये बेंजीन है, दिस इज बेंजीन, और इनके ऑल्टरनेट पोजीशन पर कार्बन को हटा दीजिए विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। आपने नाइट्रोजन लगा दिया। अब जो कार्बन बच गए ना, उन सभी कार्बन से NH2 ग्रुप को अटैच करा दो। NH2, ये भी NH2, इधर NH2 और इधर भी NH2। तो ये जो कंपाउंड बना है ना, दिस कंपाउंड इट इज कॉल्ड मेलामीन। इसको कहते हैं हम लोग मेलामीन। तो आपने क्या किया, यू आर टेकिंग मेलामीन, उसको कराते हैं हम लोग पहले फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट, दैट इज CH2O के साथ ट्रीट। जब आप इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, अ नंबर ऑफ वॉट, तो एक आपका एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा पहले। वो वाटर मॉलिक्यूल कैसे, जनरली किस तरीके से दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, यहां से जो H है ना, H वो हटेगा। तो जब H हटा, यू विल गेट इट लाइक दिस। ठीक है, यहां पर क्या है, NH2, यहां भी क्या आ गया, NH2। ठीक है, और यहां क्या आया, NH। H यहां से हटा, जो H हटा है उससे अटैच हो जाएगा क्या, ये CH2O। जो H हटा वो यहाँ पर आपका अटैच हो गया। ठीक है, ये जो आपका इंटरमीडिएट है, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिन इंटरमीडिएट। इट इज कॉल्ड एज रेजिन इंटरमीडिएट। अब जो रेजिन इंटरमीडिएट बना है, इसका हम करते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब इसके N मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में, और क्या बन जाएगा, देखो ये OH यहां से हट जाएगा एक मॉलिक्यूल का, ये H यहां से हट जाएगा और ये H यहां से हटेगा। तो जरा देखते हैं क्या मिलेगा आपको, यहां पर N, ये N, ये N। ठीक है, यहां से क्या हटा, OH हटा है तो NH, CH2 वैलेंसी फ्री, यहां पर क्या अटैच हो जाएगा, NH वैलेंसी फ्री, यहां अटैच हो जाएगा NH और इसकी भी वैलेंसी फ्री, और इसका क्या मिला, होल N। जो ये पॉलीमर मिला है ना, इसी पॉलीमर को कहते हैं हम लोग मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर और मेलामीन पॉलीमर। इसका यूज है, इसको हम लोग यूज करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ अनब्रेकेबल अनब्रेकेबल क्रॉकरी के फॉर्मेशन में हम इस पर्टिकुलर पॉलीमर को यूज करते हैं। बच्चों, इसके बाद मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर के बाद में जो नेक्स्ट पॉलीमर है हमारा, वो है पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस है। अभी तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के हम लोगों ने एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। अब जो नेक्स्ट हम एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे, या जो पॉलीमर होगा वो होगा कोपॉलीमर या कोपॉलीमराइजेशन प्रोसेस। कोपॉलीमर्स हमने पढ़ा था इस चैप्टर की स्टार्टिंग में। मैंने आपको बताया था कि जनरली ऐसे दो, when two or more different types of monomers are as such which contain the unsaturation, यानी जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जनरली वो मोनोमर्स जो या तो एल्कीन के फॉर्म में पाए जाएं या एल्काडाइइन के फॉर्म में पाए जाएं, उनका होगा आपस में पॉलीमराइजेशन, और जो पॉलीमर बनता है उसको हम लोग कोपॉलीमर कहते हैं। और इस पॉलीमराइजेशन को स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा ब्यूना एस। ब्यूना एस इज द एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमराइजेशन प्रोसेस। इसमें दो मोनोमर्स होंगे, एक तो ब्यूटा 1,3 डाइईन, फॉर्मूला हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आपने N मॉलिक्यूल लिए इसके, विच इज कॉल्ड एज ब्यूटा 1,3 डाइईन, प्लस इसको आप कराओ पॉलीमराइजेशन स्टाइरीन के साथ। स्टाइरीन होता है, यू विल टेक बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से आप अटैच करा दो CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो कंपाउंड है ना, इट इज कॉल्ड एज स्टाइरीन। तो जब आप इन दोनों का पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो क्या होगा, देखो
एक तो यहां से ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा, और ये जितने भी डबल बॉन्ड है ना, सारे डबल बॉन्ड टूट जाएंगे। ये बॉन्ड आपका यहां से टूटेगा। तो जब ये बॉन्ड यहां से टूटा तो क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, इसकी वैलेंसी फ्री हो गई भाई, एक वैलेंसी इसकी फ्री हुई, एक इसकी फ्री हो गई। फिर क्या हुआ, यहाँ पर ये CH, इससे अटैच ये बॉन्ड टूटा, इसकी एक वैलेंसी फ्री, सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी भी वैलेंसी फ्री हो गई। जब ये बॉन्ड टूटा तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई। तो अब इसको हम लोग अटैच कैसे करवाएंगे, सपोज इसकी वैलेंसी फ्री हुई तो यहाँ पर आया ये CH, इसकी वैलेंसी फ्री, इससे इससे डबल बॉन्ड से अटैच था CH2, एक बॉन्ड टूटा, इसकी भी वैलेंसी फ्री हुई, और यहाँ पर क्या अटैच था, ये बेंजीन रिंग अटैच था। अब क्या हुआ, ये दोनों फ्री वैलेंसी कंबाइन करेंगे, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। ये फ्री वैलेंसी और ये फ्री वैलेंसी कंबाइन करेगी, यहाँ पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, और क्या मिल जाएगा, इसका होल, इस पॉलीमर का होल N। जो आपका पॉलीमर मिला है यहाँ पर, इट इज कॉल्ड एज ब्यूना S। ब्यूना S नाम इसका इसलिए है क्योंकि ये इस पॉलीमर के फॉर्मेशन में जो मोनोमर्स इन्वॉल्व है उनमें एक तो ब्यूटा 1,3 डाइईन है, तो ब्यूटा से तो Bu आया, दूसरा मोनोमर है स्टाइरीन, इससे S आया, और Na का मतलब ये जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है वो सोडियम मेटल की प्रेजेंस में होती है, Na की प्रेजेंस में होती है, इसी वजह से इसको हम लोग ब्यूना S से रिप्रेजेंट करते हैं। So this is the way in which this particular polymerization or this polymer can be represented. अब ये जो ब्यूना S पॉलीमर है ये कैसा होता है, इट इज फाउंड टू बी क्वाइट टफ, ये क्वाइट टफ होता है, एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल रबर। जो नेचुरल रबर है ना आपका, उसका ये एक बहुत ही बढ़िया सब्स्टिट्यूट होता है। इसको हम लोग ऑटोमोबाइल्स के टायर के फॉर्मेशन में यूज करते हैं। इसके अलावा जो फुटवियर कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स जो शू के सोल होते हैं वो भी इसके बने होते हैं। इसके अलावा जो केबल होती है इलेक्ट्रिसिटी वाली, उसमें इंसुलेशन के फॉर्म में इसको यूज करते हैं, केबल इंसुलेशन में इसको यूज किया जाता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ दिस स्पेसिफिक पॉलीमर। ठीक है, अब इसके बाद मैं जो नेक्स्ट पॉलीमर लूंगा यहाँ पर वो होगा रबर। नेक्स्ट वन इज रबर। रबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं, रबर आपकी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है नेचुरल रबर एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर वास्तविकता में देखा जाएगा तो ब्यूना S जो है ना, वो एक प्रकार की सिंथेटिक रबर है, उसको नेचुरल रबर के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में यूज करते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर बात करना चाहेंगे नेचुरल रबर के बारे में कि नेचुरल रबर क्या होता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा नेचुरल रबर के बारे में। अगर नेचुरल रबर की बात की जाती है तो हमें पता है कि जो नेचुरल रबर है वो एक नेचुरल पॉलीमर होता है और इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब अगर आप इसको स्ट्रेच करें और छोड़ दें तो वो अपनी आसानी से इनिशियल पोजीशन को अटेन कर लेता है। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर। ये आपका इलास्टोमर का ही एग्जांपल होता है, इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है। हमें पता है रबर जो होती है ना, वो रबर लेटेक्स से फॉर्म होती है। जो रबर लेटेक्स होता है उससे रबर का फॉर्मेशन होता है, और जो रबर लेटेक्स होता है इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ रबर ट्री। जो रबर ट्री होता है उसकी बार्क से आपका जो रबर है उसकी फॉर्मेशन होती है। पता है हमें रबर ट्री इंडिया में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में और साउथ अमेरिका में पाया जाता है। वास्तविकता में अगर मैं नेचुरल रबर की बात करूं तो ये क्या होता है, इट इज अ लीनियर 1,4 एडिशन पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ये आइसोप्रीन का 1,4 लीनियर एडिशनल पॉलीमर होता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये आइसोप्रीन क्या होता है, आइसोप्रीन होता है 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन। 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन को हम लोग आइसोप्रीन कहते हैं। तो ये जो आइसोप्रीन है इसका मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ। वी आर टेकिंग n मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, ये तो हो गया ब्यूटा 1,3 डाइईन, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल, तो 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन हो गया
जब हम इसका कराते हैं पॉलीमराइजेशन तो क्या होता है, देखो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अगर ये वाला बॉन्ड टूटा तो यहाँ हो गया ये CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर ये CH3 अटैच था, इस बॉन्ड के टूटने से इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई। फिर सिंगल बॉन्ड है CH, ये बॉन्ड टूटा, इसकी वैलेंसी फ्री, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये भी वैलेंसी फ्री हो गई। ये दोनों फ्री वैलेंसीज आपस में कंबाइन करेंगे या डबल बॉन्ड आ जाएगा और क्या होगा, इसका होल N। तो ये जो पॉलीमर आपको मिला है ना, इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, पॉलीआइसोप्रीन। ये आपका पॉलीआइसोप्रीन है विच इज कॉल्ड एज द नेचुरल रबर। तो पॉलीआइसोप्रीन में भी जो सिस आइसोमर होता है ना, सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन को ही क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज द नेचुरल रबर। इसी को हम लोग नेचुरल रबर कहते हैं। ठीक, अब तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा भाई, ये वैलेंसी फ्री है, सपोज आई एम रिप्रेजेंटिंग इट लाइक दिस, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड C है ना, और यहाँ पर इस C से क्या अटैच है, एक CH3 अटैच है आपका, फिर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड CH, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड CH2, इसकी वैलेंसी फ्री, ठीक है, और इस C से क्या अटैच है, यहाँ पर H है। तो ये तो एक आपका मोनोमर हो गया। मैं इसी प्रकार का दूसरा मोनोमर ले रहा हूँ जिसमें हमने लिया CH2 C, CH3 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 और यहाँ पर H। ठीक है, तो ये CH2 इस CH2 से क्या करेगा, अटैच हो जाएगा विद डायल्को बॉन्ड। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब आपस में अटैच हो जाएंगे, इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सिस 1,4 पॉलीआइसोमर। सिस क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ये दो अलग अलग यूनिट्स हैं, उनमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड में CH2 है और इसके भी एक साइड में CH2 है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में आपने देखा ना, यहाँ पर जो सेम साइड है आपका, इधर भी CH2 है ना, और इधर भी CH2 है, और ये 1,4, ये 1 2 3 4, यहाँ पर फिर क्या है, ये 1 2 3 4, तो ये सिस आइसोमर है। सिस क्यों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में सेम ग्रुप अटैच है, CH2 ग्रुप अटैच है, और ये सारी की सारी यूनिट्स आपस में, जितनी भी आपकी यहाँ पर ये जो यूनिट्स है ना, ये आपस में जो अटैच है वो 1,4 लिंकेज से अटैच है, 1,4, इसका चौथा कार्बन इसके पहले कार्बन से अटैच है, इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, इट इज कॉल्ड एज 1,4 एडिशन पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया। अब इसमें एक बहुत छोटी सी बात है, छोटा सा ही टॉपिक है, विच इज कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन। क्वेश्चन यहाँ पर ये वल्कनाइजेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। बच्चों हम लोग जानते हैं जो आपकी नेचुरल रबर होती है ना, नेचुरल रबर वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर। अगर आप टेम्परेचर हाई लेते हैं तो वो सॉफ्ट होती है, एंड इट इज फाउंड टू बी ब्रिटल एट लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर पर वो ब्रिटल होती है। साथ में इट इज फाउंड टू बी सॉल्युबल, इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें ये सॉल्युबल होती है। तो अगर हम रबर का वल्कनाइजेशन करें तो वल्कनाइजेशन करने पर रबर की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। कैसे करते हैं आप वल्कनाइजेशन, आप लेते हैं रॉ रबर और उसको करते हैं हीट इन प्रेजेंस ऑफ एन एडिटिव जिंक ऑक्साइड एज वेल एज सल्फर। उसको सल्फर के साथ और जिंक ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं 373 से लेकर के 450 केल्विन टेम्परेचर पर। तो क्या होता है, तो उस कंडीशन में ये वल्कनाइज्ड रबर में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो वल्कनाइज्ड रबर होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो डिफरेंट आइसोप्रीन यूनिट्स थी ना रबर की, जैसे आपने यहाँ पर लिया था CH2 C, CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर क्या था यहाँ पर CH2 और इसकी एक वैलेंसी फ्री, एक यूनिट ये ले ली मैंने, एक यूनिट मैंने ली है CH2 C डबल बॉन्ड CH2 और ये वैलेंसी फ्री, और इधर अटैच है CH3। तो जब भी आप रॉ रबर को जिंक ऑक्साइड एडिटिव के साथ और सल्फर के साथ हीट करते हैं एट दिस टेम्परेचर, तो क्या होता है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है टूट जाता है, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। एक बॉन्ड यहाँ से भी टूट के डबल बॉन्ड टूट जाते हैं, ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और क्या होगा, और जो सल्फर था ना सल्फर, वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा इनकी फ्री वैलेंसी के साथ। एज अ रिजल्ट ऑफ इट व्हाट हैपेंस, जो आपकी क्रॉस लिंकिंग होती है ना,
वो डेवलप्ड हो जाती है इन बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आइसोप्रीन। तो इस प्रकार की जो रबर है जिसमें डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट्स के बीच में आपकी जो सल्फर है वो अटैच हो जाता है क्रॉस लिंकेज के फॉर्म में, क्रॉस लिंकिंग के फॉर्म में, such type of rubber formed is called as the vulcanized rubber। इसी को हम लोग vulcanized rubber कहते हैं और इस प्रोसेस को vulcanization of rubber कहते हैं। ये जो आपके डिफरेंट क्रॉस लिंकिंग यहाँ पर डेवलप हुए हैं, उन क्रॉस लिंकिंग के कारण, उनकी वजह से आपका जो रबर है ना वो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। सो दिस इज अबाउट द vulcanization of rubber।